आप अपनी सीमाएं लांग रहे हैं, सवाल पूछते हैं। ये बंद कर देना भाई। क्या मैं सारे कमांडिंग ऑफिसर को आज ही डोंट डिजर्व टू बी सोल्जर। और जहां तक आपकी रिकमेंडेशन है, मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं हूं। ये कुछ लोग वो गद्दार हैं जो गलती से फौज में भर्ती हो जाते हैं पैसे दे करके। जब तुम्हारे से कुत्ता घुमाया जाता है या बच्चे की नैपी बदली करवाई जाती है, तब तुमने मना क्यों नहीं किया? बाहर आके क्यों रो रहे हो? सवाल तो ये है कि वो फैमिली के पास क्यों सहायक को रखना चाहते हैं घर में? घर में क्या है सहायक की ड्यूटी? ये आपके लिए और आपके समाज के लिए समझ से बाहर की चीज है। ये सहायक सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। सर, गलत काम वो करवाया क्यों जाता है? क्या करवाया क्यों जाता है? मना कर दीजिए। तुम करते हो नहीं, वो रिकॉर्ड मत करो। जय हिंद साथियों, आज एक ऐसे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कर्नल रण सिंह डूडी साहब हैं, जो सुपर पावर इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 40 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवा दी है। जो मसला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया है और वो अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज़ों के टाइम से भारतीय सेना में बैटमैन सिस्टम की प्रथा चली आ रही थी। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल के मंच पर। और मैं चाहूँगा कि ये बैटमैन सिस्टम के ऊपर आप अपने विचार रखें। ये प्रथा कब शुरू हुई और क्या आज इसकी पोजीशन है? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश टाइम में हुआ था। और ब्रिटिश टाइम में ना, घोड़ों पर जो सेना आज जहाँ पर टैंक है, उस टाइम पर घोड़े होते थे। इसलिए आजकल भी आर्मर्ड में कैवलरी हॉर्स रेजिमेंट्स के नाम है। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है, बैट हॉर्स। बैट हॉर्स का मतलब सैडल। जिस घोड़े की सैडल के ऊपर, जिस घोड़े के ऊपर एक कमीशन्ड ऑफिसर का लड़ने का सामान जो उस पर रखा जाता था, उसे बैट हॉर्स कहते थे। जो फाइटिंग इक्विपमेंट होता था आर्मी ऑफिसर का, वो एक घोड़े पर रखते थे। और सैडल से ही ये बैट हॉर्स आया, उस घोड़े का नाम। और उसी से, बैट हॉर्स से ही जो जवान उसको पर्सनल सर्वेंट की तरह से एक ऑफिसर को मिलता था, उसको बैटमैन कहते थे। सो बेसिकली जो बैटमैन वर्ड है, दिस हैज ड्राइव्ड कि वो घोड़ा जिस पर अफसर का सामान हो, जो युद्ध में काम आएगा, उसको देखभाल करने वाले को बैटमैन कहते थे। और इस बैटमैन सिस्टम के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। पहले हिस्ट्री में जाएंगे हम। इसके पहले देखें हम ड्यूटी क्या है। एक्टिंग एज ए रनर टू कन्वे ऑर्डर्स फ्रॉम द ऑफिस टू सबॉर्डिनेट। जो अधिकारी है उससे, कमीशन्ड ऑफिसर है, उसके नीचे जूनियर कमीशन, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर जवान है। तो उस अधिकारी के जो विचार हैं, आइडिया हैं, उनके जो ऑर्डर्स हैं, उनको कम्युनिकेट करने के लिए। मेंटेनिंग द ऑफिसर्स यूनिफॉर्म एंड पर्सनल इक्विपमेंट एज ए वैलेट। रनर के सिवा दूसरी जो ड्यूटी होती थी, जो अधिकारी का पर्सनल इक्विपमेंट होता था और यूनिफॉर्म होती थी, उसको मेंटेन करके रखता था। ड्राइविंग द ऑफिसर्स व्हीकल समटाइम्स अंडर कॉम्बैट कंडीशंस। और अफसर की गाड़ी भी चलाता था, कभी कभी लड़ाई के मैदान में भी वो ड्राइविंग का काम करता था। सर, ये जो ड्यूटियां हैं, ये तो आप जो पेपर में लिखी वो बता रहे हैं। ग्राउंड में तो ये ड्यूटियां होती नहीं है, क्योंकि बैटमैन कभी अफसर की गाड़ी नहीं चलाता। अफसर की गाड़ी हो, फौज के अंदर गाड़ी ड्राइवर चलाता है। बैटमैन तो अलग काम करता है, लेकिन रनर का काम भी उसके ऑफिस के साथ पास में जो स्टेकरली होता है वो करता है, या डिस्पैचर करता है। आई एग्री। लेकिन फिर भी जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज हैं वो ये है कि उसको ड्राइवर का भी काम करेगा। एक्टिंग एज द ऑफिसर्स बॉडीगार्ड इन कॉम्बैट। और लड़ाई में उसके निजी सुरक्षा का काम करेगा, बॉडीगार्ड का काम करेगा। डिगिंग द ऑफिसर्स फॉक्सहॉल इन कॉम्बैट, गिविंग द ऑफिसर्स टाइम टू डायरेक्ट हिज यूनिट। जो खुदाई का काम था, जो लड़ाई में बंकर वगैरह बनते थे, वो अफसर के बजाय वो जवान करता, जिससे कि अफसर आएगा और रहेगा। और वो जो अफसर है वो बाकियों को सुपरविजन करेगा, देखेगा सब ठीक ठाक है तो नहीं, ट्रेज ठीक किया कि नहीं, मेरे जवान को कोई कैजुअलिटी नहीं हो जाए। तो जो अफसर का टाइम है वो जवानों के वेलफेयर में, सेफ्टी में लगाएगा। और उसको जो जवान है उसका टाइम उसकी जगह उसके फॉक्स हॉल वगैरह बनाने में लगाएगा। सर, मैं यहाँ अगर थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा आपको, क्योंकि आप कमांड भी करके आए हैं। जो ट्रेंच खोदते हैं वहाँ पर
काम करते हैं वो जवान करते हैं। अफसर का काम जवान सारे वो सब काम करते हैं। वो अफसर का भी खोते हैं और इवन जेसीओज का भी खोते हैं। बैटमैन तो सिर्फ उसके घर तक रह जाता है, कभी वो परेड में भी नहीं आता 24/7, ना किसी ड्यूटी में आते हैं और वहाँ तक रह जाते हैं। उनका पर्सनल सर्वेंट बन के रह जाते हैं। प्रैक्टिकली तो ये है, आपने भी देखा है और आज भी यही है। चलो हम आपको पहले हमारा सब्जेक्ट बताते हैं क्या हमने क्यों लिखा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को लिखा है, रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग हिस्टोरिकल मिसयूज एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑफ बैटमैन सहायक बॉडी इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज फॉर कोडिफाइड चार्टर, इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड एंड नेशनल एथिक पॉलिसी। हमने शुरुआत ही यहाँ से की है कि साहब जो सहायक का मिसयूज हो रहा है उसे रोका जाए और उसको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिले, उसके लिए एक कोडिफाइड एथिक हो। यानी हमने एक चिट्ठी लिखी है प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को, उनको कहा कि साहब आगे से मिसयूज नहीं होना चाहिए बैटमैन का। हमने ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट ऑर्डर किस तरह से पास करेगी उसका भी ड्राफ्ट बना के दिया है। जैसे एडजुटेंट जनरल हमारे कोर्समेट है, ही विल बी वेरी हैप्पी टू सी दैट आई एम हेल्पिंग हिम इन आउटसाइड। वो चिट्ठी किस तरह से लिखेगा बाकी उनको, और एक जवान के लिए भी वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, अगर किसी जवान का मिसयूज हो रहा है तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, हमने वो सब ड्राफ्ट बना के हमने दिए हैं। इसीलिए पहले ड्यूटी उस टाइम पर बताया जो ब्रिटिश टाइम पर होती थी। आज के जो कंटेक्स्ट में मिसयूज हो रहा है इसीलिए तो ये चिट्ठी लिखी है। सर आज तो अगर जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ अंग्रेजों के समय से, आज ब्रिटिश ने तो बैटमैन सिस्टम खत्म कर दिया, लेकिन इंडिया अभी भी उसको कंटिन्यू कर रही है। बैटमैन से उन्होंने सहायक बना दिया। जब सहायक का विरोध हुआ, बहुत सारी केसेस निकल के आए, लोग सोशल मीडिया में आए, वीडियो डाली लोगों ने, कुछ लोगों ने, यहाँ तक है किसी लोगों ने, कई जवानों ने आत्महत्या तक की, ऐसे भी केस निकल के आए हैं। अब ये लेटेस्ट फॉर्म में आ गया बड्डी सिस्टम। हम पहले आपको बताएं कि ट्रांजिशन फ्रॉम बैटमैन टू सहायक, जी ऐसा लगता था कि पहले तो घोड़े होते थे, आजकल तो आर्मी में घोड़े भी नहीं है और घोड़े की जगह टैंक आ गए हैं। अफसरों के पास भी घोड़े नहीं होते, जवानों के पास भी नहीं होते, लेकिन नाम वो बैटमैन चल रहा था। तो ये माना जाता था कि बैटमैन मतलब तो घोड़ा का रखा हुआ है, यानी कि जब वो गांव में छुट्टी जाता कहता तो घोड़े की लीद उठाता बैटमैन है ये तो लोगों को ये पता नहीं था कि बैटमैन का क्या मतलब है। अभी घोड़े भी नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको इस तरह से ये नाम था, ये इस तरह से दुष्प्रभावित हो चुका था, तो इससे पीछा छुड़वाने के लिए हिंदुओं ने सहायक कह दिया कि सहायक मदद कर रहा है। और सहायक से जब लोगों को आपत्ति होने लगी तो ये नाटो सिस्टम में गए, बड़ी सिस्टम पे, भाई लड़ाई में दो लोग मिलकर चलते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, तो नाटो सिस्टम बड़ी आ गए। तो इस समय समय पर बैटमैन से सहायक, सहायक से बड़ी सिस्टम आ गए। लेकिन अब आपके सवालों के सबके मैं जवाब दूं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सहायक। सहायक सिस्टम के क्या कोई फायदे भी हैं व्हेन लॉफुली अप्लाइड, अगर कानूनी तरीके से देखा जाए तो सहायक के फायदे भी हैं। क्या है? इनहांस्ड कॉम्बैट रेडीनेस एंड फील्ड मोबिलिटी। जब आप युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में होते हो तो उस टाइम पर बड़ी सिस्टम से आपकी जो वॉर की एफिशिएंसी वो बढ़ती है। क्रिटिकल हेल्प इन मेंटेनिंग गियर ड्यूरिंग द एक्टिव डिप्लॉयमेंट, और वो उसके गियर मेंटेनेंस के लिए भी, जी और इम्प्रूव मॉरल एंड एफिशिएंसी अनलेस यूज। लड़ाई के मैदान में अकेला आदमी 100 बातें सोचना शुरू कर देता, जब दो होते हैं तो उनका दोनों का ध्यान आपस में उसी चीज़ पर कि दुश्मन सामने क्या हरकत कर रहा है, हमें कैसे काउंटर करना है, ऑफेंस कैसे लॉन्च करना है, डिफेंस कैसे करना है। तो बड़ी सिस्टम के फायदे भी हैं, ये 3 मेन फायदे हैं। तो अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? सर इस बड़ी सिस्टम के आपने फायदे बताए, तो ये बड़ी सिस्टम फिर आर्मी में ही क्यों है, एयरफोर्स और नेवी में क्यों नहीं? क्या नेवी और एयरफोर्स के ऑफिसर्स को फायदे नहीं चाहिए? एयरफोर्स का अफसर तो कोई ट्रेंच नहीं खोदता, वो तो फाइटर एयरक्राफ्ट में बैठता है, जाके दुश्मन के एरिया में बम डाल के वापस आ जाता है। नेवी का अफसर तो ट्रेंच नहीं खोदता है, क्योंकि वो जहाज में बैठते हैं और पानी में घूमते रहते हैं, सारे सारे एक दूसरे की बड्डी है। सर ट्रेंच बड्डी नहीं खोदता, ट्रेंच तो जवान खोदते हैं। बड्डी जवान और सिस्टम बड्डी तो में क्या ज्यादा। फर्क है? जवान में और बड्डी में ये फर्क है, बड्डी वो उसकी बात हो रही है जो अफसर्स के घर पे डिटेल रहता है, आप और जवान तो सारे जवान जो हैं सेना में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने भी 30 साल के सर्विस के दौरान कभी भी बड्डी को ग्राउंड में आते नहीं देखा, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो कोई फील्ड की एक्सरसाइज हो। इवन यहाँ तक है कि फील्ड एक्सरसाइज में घर पर ही रह जाता है, अफसर फील्ड में जाता है और उसके लिए हेल्पिंग के लिए दूसरे मैं बंदे आपके डिटेल। दर्द से भली बात है, और ऐसा दर्द बहुत से लोगों का, इसीलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि कुछ ऐसा करो कि सहायक का मिसयूज रोक दिया जाए और उनका सम्मान पूर्वक उनके साथ बर्ताव, उसके लिए कोडिफाइड, ये तो मेरा एम ही है। लेकिन मैंने पहले आपको इसका ओरिजिन बताया, फिर इसकी ड्यूटी बताई, फिर इसके एडवांटेज बताए, किस तरह से ये सहायक में कन्वर्ट हुआ और फिर बड्डी में कन्वर्ट हुआ। अब मैं आपको डिसएडवांटेज बता रहा हूँ सहायक के।
ऑफिसर्स यूजिंग सहायक बटमैन फॉर प्राइवेट एंड हाउस होल्ड वर्क एंड नॉन सर्विस फंक्शंस। जिस चीज़ को आप कह रहे थे उसको मैं भी डिसएडवांटेज मानता हूँ कि अगर डिसएडवांटेज क्या है कि अफसर लिबर्टी ले लेते हैं और जो उसका बड्डी सिर्फ वॉर के पर्पज से उसको रेडीनेस करने के लिए है, एक दूसरे की सपोर्ट करने के लिए, उसके बजाय वो घर के काम हाउस होल्ड वर्क में लगा देते हैं, जो गलत है। तो जो आप कह रहे हैं कि उसके घर के काम कर रहे हैं, तो दैट्स द रॉन्ग। दिस इज नॉट द चार्टर ऑफ ड्यूटी ऑफ ए जवान, ए सोल्जर और ए बड्डी। इरोजन ऑफ डिग्निटी ऑफ ट्रेंड सोल्जर्स एंड क्रिएशन ऑफ द क्लास हायरार्की। जो बैटमैन जाता है ना, वो गांधी जी का रीजन हो जाता है, लोग उसको उसी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि बैटमैन को काम चोरी की आदत पड़ जाती है, उसको लाइन मेंटेन करने की जरूरत नहीं, ट्रेनिंग में जाने की जरूरत नहीं, उसको शूट करता है। और फिर वो क्योंकि वो आराम कर रहा है साहब के घर में जा करके, तो दूसरे उससे वैसे ही तो क्लास सिस्टम हो जाता है। तो जो बड़ी सिस्टम है, इससे आपस में जवानों में प्यार कम होता है। लॉस ऑफ मैन पावर ऑफ यूनिट लेवल रेडीनेस एंड डायल्यूशन ऑफ मिलिट्री एथिक्स। जो मिलिट्री के एथिक्स हैं वो डाइल्यूट हो रहे हैं, क्योंकि आप घर में काम करा रहे हो, सोल्जर से आपने उसको चपरासी बना दिया। और जो ट्रेंड मैन पावर जिसके लिए भारत सरकार ने पैसा दिया है, आपने उसको ट्रेनिंग दी है, वो युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, उसके बजाय वो किसी के घर पर काम कर रहा है। सो दिस इज अ लॉस ऑफ मैन पावर, दिस इज लॉस ऑफ एथिक्स। प्रपोज चार्टर ऑफ ड्यूटीज। अब हमने क्या सजेशन दिया है कि बड्डी के क्या क्या काम होने चाहिए। बड्डी की परमिजिबल ड्यूटी है टैक्टिकल किट प्रिपरेशन, मैस लाइजन, फील्ड पैकिंग। युद्ध संबंधी, अगर वो युद्ध में है और मैस दूर है तो खाना लेके आएगा, उसका किट तैयार करेगा और उसको तैयार करेगा। फील्ड के जो भी पैकिंग है, जो भी आपको पैक करके आके जाना है आना है, तो इट्स ओनली कन्फाइंड टू द फील्ड। ये उसकी प्रिविजिबल ड्यूटी है। दूसरी ड्यूटी क्या है? ऑपरेशनल सपोर्ट और ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट जोन। जब आप बैटल फील्ड में डिप्लॉयड हो ऑपरेशनल जोन में, तब एक दूसरे की सपोर्ट। पहले किट रेडीनेस, मैस लाइजन, फील्ड पैकिंग, और दूसरा एक दूसरे की मॉरल सपोर्ट और ऑपरेशनल सपोर्ट। हमने ये लिखा है कि प्रोहिबिटेड ड्यूटीज क्या नहीं करना चाहिए। अब हम आपकी बात पाते हैं। हाउस होल्ड क्लीनिंग। जिस जवान को आप अफसर अपने घर पे ले जाके कहते हैं कि सफेदी कर दे, झाड़ू पोछा कर दे, गलत है, नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट परमिजिबल। कुकिंग, चाइल्ड और पेट केयर। आप मेरे लिए खाना बना दो, बाजार से सब्जी ले आओ, नॉट परमिटेड। बच्चे को घुमा के ले आओ, इसको स्कूल छोड़ो, लेके आओ, और भी इसके एडिशनल काम है। या फिर आप उसको लगा देते हो पेट केयर में, मेरा कुत्ता घुमा के लाओ। तो बच्चे, कुत्ते, कुकिंग और हाउस क्लीनिंग, इससे एक जवान का कोई मतलब नहीं है। दिस इज नॉट परमिजिबल। अगर ऐसा होता है तो कानून की नजरों में वो नहीं है। एरियर ऑफ ऑफिसर्स, फैमिली मेंबर्स और पोस्टेड आउट ऑफ ऑफिसर्स। परमानेंट पोस्टिंग टू ऑफिसर्स रेजिडेंस इन द पीस स्टेशन। अब वो क्या करते हैं कि जो अफसर यहां से पोस्ट आउट हो गए और जिसका यूनिट से कोई लेना देना नहीं है, उनके घरों पर ले जाके साई को छोड़ दिया। अब वो क्या करेगा? खाली दिमाग शैतान का घर। आधे तो लाइजनिंग करते पकड़े जाते हैं रिक्रूटमेंट में, आधे ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, गाड़ी ले रखी बैंक से, लोन से। तो वो जो जब जैसे ही कोई भी अफसर या जेसीओ यूनिट से बाहर जाता है, तो बड्डी शुड बी विड्रॉन, इज नॉट एंटाइटल्ड। सर ये परमिटेड नहीं है। ये सर पीस स्टेशन में बड्डी सिस्टम होना ही नहीं चाहिए। मैं तो परमानेंट पोस्टिंग टू ऑफिसर्स रेजिडेंस इन पीस स्टेशन। पीस स्टेशन में यही हमने कहा कि पीस स्टेशन में जो एक जवान को परमानेंट पोस्ट कर देते हैं, वो साहब के पिछले सर्वेंट क्वार्टर में रहता, रात और दिन यही रहता, दैट्स रॉन्ग। The jawan is not supposed to go and stay in the house. He is not supposed to clean the house. He is not supposed to cook. He is not supposed to look after the pets. He is not supposed to look after the kitchen or child. ये सब गलत है। अगर ये ऐसा हो रहा है तो गलत है। नहीं, ये तो हो रहा है सर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आए दिन ये केसें आते रहते हैं। हमने फिर चिट्ठी किस लिए लिखी? इसलिए तो लिखी, हो रहा है इसको रोकने के लिए तो लिखी। सजेस्टेड रेमेडीज टू प्रिवेंट मिसयूज। अब हमने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिससे कि इसका मिसयूज रोका जा सके। सबसे पहली बात तो यह है कि 3 महीने में रोटेशन हो जाना चाहिए। बड्डी शुड बी रोटेटेड विद इन 3 मंथ्स। अगर 3 महीने से ज्यादा रहता है तो अफसर को तो जवान का भेद मिल जाता है, जवान को अफसर को, तो वो रूटीन हो जाता है, पर्सनलाइज सर्वेंट जैसा हो जाता है वो। और जवान को वही मजा आता है कि आराम से सो रहा पंखे के नीचे, काम कोई है नहीं, तो वो ट्रेनिंग से भगने की कोशिश करता है। और जब वॉर होगा तो उस टाइम पर वही जवान से, क्योंकि ट्रेन नहीं तो धोखा देगा। तो सबसे पहले 3 महीने में अगर रोटेट हो जाता है तो सभी का नंबर आएगा, तो कोई भी क्लास अपार्ट नहीं होगा, एक दूसरे को चिढ़ाएंगे नहीं।
नहीं सर, इसको पीस स्टेशन में खत्म ही क्यों ना कर दिया जाए? ऐसी क्या मजबूरी है कि उसको बड्डी सिस्टम चाहिए ही चाहिए? आते हैं उस पर भी, आपकी इस बात को तो जवाब देंगे हम। तो एक तो 3 महीने में चेंज हो जाएगा, 3 महीने में चेंज हो जाएगा तो अफसर भी किसी पे आश्रित नहीं होगा, जवान को भी एक दूसरे का भेद नहीं मिलेगा, और वो ये नहीं है कि उसके बच्चे भी खिला रहा है, उसके खाना बना रहा है, वो जो फालतू की चीजें बंद हो जाएगी। इट शुड बी सेंट्रलाइज्ड। जो बटमैन का जो अलो ऑटो ये जो चार्टर ऑफ ड्यूटी है वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए, कमांडिंग ऑफिसर के साइन से होनी चाहिए। द कमांडिंग ऑफिसर शुड साइन कि कौन जवान किसके साथ जाएगा और 3 महीने के बाद कौन जाएगा, उनका रोस्टर बनवाना चाहिए पहले से ही, जिससे कि ऑटोमेटिक वो चेंज होते रहे। आपने एनोनिमस कंप्लेंट पोर्टल फॉर सोल्जर, अगर किसी सोल्जर के साथ में कोई आदमी मिसबिहेव दुर्व्यवहार कर रहा है, इफ समबॉडी इज मिसयूजिंग हिम, वो ड्यूटी जो नहीं करनी चाहिए, बच्चे खिलाना, कुत्ते खिलाना, साफ सफाई करना, सब्जी लाना, वो अगर कर रहा है तो एक एनोनिमस पोर्टल होना चाहिए। लेकिन उस एनोनिमस पोर्टल का मतलब ये भी नहीं है कि तुम फौज को क्रांति की तरफ ले जाओ, म्यूटनी की तरफ ले जाओ। उस एनोनिमस लेटर के अंदर सिर्फ 2 लाइन होनी चाहिए कि नंबर सो एंड सो, रैंक सो एंड सो, इज विद ऑफिसर सो एंड सो फॉर मोर देन 3 मंथ्स। तो ये जो सिस्टम है दिस शुड बी मॉनिटर्ड बाय आर्मी हेडक्वार्टर एजी लेवल, तो उसको वहीं से पता लगेगा और सीओ को टाइट कर देगा, तो फिर नौबत ही नहीं आएगी। बिकॉज हमारे देश में ना प्यूनिटिव लॉ नहीं है, वहां डरते नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा, देख जाएगा, चलता है। सर फिर है आपने इमीडिएट रिकॉल ऑफ साइक्स असाइन टू द ऑफिसर पोस्टेड आउट ऑफ द टेम्परेरी और परमानेंट। जब भी ऑफिसर कोई यूनिट से बाहर जाता है, चाहे वो टेम्परेरी ड्यूटी पे जा रहा है चाहे परमानेंट पे जा रहा है, द सहायक इज विद इन द यूनिट, सहायक इज फॉर द फील्ड पर्पज एंड सहायक इज ओनली फॉर टू लुक आफ्टर किट एंड फील्ड बडी सिस्टम, बाकी उसके प्राइवेट काम नहीं सर करेगा। ये लेटर आपने लिखा है, इसमें चार्टर ऑफ ड्यूटी भी दिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपने इसमें क्या ये भी पॉइंट मेंशन किया है कि पीस स्टेशन में बड़ी सिस्टम होना ही नहीं चाहिए? जब अंग्रेजों का चलाया हुआ सिस्टम उन्होंने एबोलिश कर दिया तो हम इसको क्यों कैरी कर रहे हैं? और वो भी हमारी 2 फोर्सेस, नेवी और एयरफोर्स, वहाँ ये सिस्टम है ही नहीं, पर हमारे यहाँ पर ऐसी क्या मजबूरी है कि पीस स्टेशन? फाइटर पायलट के पास कॉकपिट में इतनी जगह भी नहीं कि एक को एक्स्ट्रा साथ ले जाए, ना उसमें जहाज के अंदर से बंकर खोद सकता। देखिए, हमने कहा सजेस्टेड रेमेडीज टू प्रिवेंट मिसयूज। फिर सुनो ध्यान से, हमने क्या कहा है कि 3 महीने में बैटमैन चेंज होगा। वो चीज़ तो आ गई सर, नहीं आई, नहीं आई। आपका जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है। आप कह रहे हो कि आपने लेटर में और क्या लिखा, हमने लिखा कि 3 महीने में बदली करो, एनोनिमस सिस्टम करो, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक सीओ ड्यूटी लगाएगा एंड इमीडिएट रिकॉल व्हेन द ऑफिसर इज नॉट पोस्टेड देयर। जब ऑफिसर वहां पोस्टेड ही नहीं है, चाहे 7 वाली यूनिट में पोस्टेड हो जाए, एक यूनिट है उसके स्टेशन हेडक्वार्टर, इट हैज गॉट नथिंग टू डू। जैसे ही वो यूनिट के रोल से बाहर जाता है ऑफिसर, तो बट ही इज नॉट ऑथराइज बिकॉज इट्स फॉर द पर्पज ऑफ वॉर। और जब वो यूनिट में है नहीं तो क्या लड़ाई लड़ेगा वो। रिकॉल ऑफ ऑल बैटमैन और सहायक्स सेंट आउटसाइड। अब हमने अगला सजेशन ये दिया है कि साहब जितने भी आपने सहायक या बड्डी या बटमैन सो कॉल्ड किसी भी अधिकारी को दे रखा है और वो यूनिट से बाहर है, तो उनको तुरंत वापस बुलाइए। सो फर्स्ट थिंग इज, जो आप कह रहे हैं कि घर पर बैटमैन रहते हैं, मैंने उनको वापस बुलाने के लिए कहा। फाइनेंशियल ये रिकवरी तो फ्रॉम, सर उनका है जो अफसर यूनिट से बाहर चले गए, उनकी फैमिलियों के साथ जो बटमैन रह रहे हैं, क्योंकि जहां अफसर गया वहां भी उसको बटमैन मिला है और एक बटमैन उसने अपने घर पर भी रखा है। इवन यहाँ तक है क्योंकि जो पुराने सीनियर अफसर साहब हैं, जनरल साहब हैं, वो रिटायर्ड चले जाते हैं, उनके घरों पर भी बटमैन चलता रहता है। इसका क्या मतलब है, जरा आप बताना मुझे। रिकॉल ऑफ ऑल बैटमैन और सहायक सेंट आउटसाइड यूनिट, इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका यही मतलब है, जो सवाल आप कर रहे हैं वो सवाल आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपने सवाल सुना ही नहीं कि मैंने क्या कहा। आप उस बात पर जोर दे रहे हैं कि बैटमैन बाहर गए, छुट्टी हो गई, जनरल साहब रिटायर हो गया, हमने उनको वापस बुलाने के लिए कहा है। अगला कदम सुनिए, हमने नेक्स्ट स्टेप और बोला उसके लिए। क्या बोला है? फाइनेंशियल रिकवरी फ्रॉम मिसयूज ऑफ ऑफिसर्स। अगर कोई ऑफिसर यूनिट से बाहर पोस्टेड आउट है और उसके बाद में उसने कोई सहायक रखा, तो जितनी उसकी पेंशन मिलती है और इम्यूलमेंट्स और जो गवर्नमेंट को उसका एक्सपेंडिचर वहन होता है, दैट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ पे फ्रॉम द ऑफिसर। तो पहली बात तो वापस बुलाओ, दूसरा उससे पैसे की रिकवरी करो, और तीसरा उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लो फॉर मिस यूजिंग ऑफ द मैन पावर। अब देखिए, अब हम कहना चाह रहे हैं ग्लोबल प्रैक्टिस क्या है। यूके में बैटमैन सिस्टम शुरू हुआ लेकिन अबोलिश्ड हो गया। ये आपका बहुत बड़ा सवाल है, काफी देर से मैं इसको जवाब दूंगा अभी। यूएस में उन्होंने नाम चेंज कर दिया, पियर स्पोर्ट कर दिया ऑर्डली से। इजराइल में नो सच कॉन्सेप्ट, वहां की तो फोर्स ही सारी बड़ी है, इजराइल की तो बात करना ही
इट्स नॉट करेक्ट। पाकिस्तान में एक्टिव सहायक मिसयूज हो रहा है अभी भी। इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम बेटरमेंट टू सहायक टू बडी मिसयूज स्टिल परसिस्ट इन स्टैटिक यूनिट। मिसयूज अभी भी हो रहा है। तो हमारी क्या प्रार्थना है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सीडीएस इशू फॉर्मल पॉलिसी चार्टर कोडिफाइंग द रोल एंड लिमिट ऑफ द एनी सोल्जर असिस्टेंट रोल। हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट, अब हमारी गवर्नमेंट कौन है? अब हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ही इज बिकम डिफेंस सेक्रेटरी ब्रैकेट डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, सो ही इज रिस्पॉन्सिबल। हमने उनसे प्रार्थना की कि हुजूर आप एक ऐसा लेटर लिखिए, उसको आर्मी एक्ट बना दीजिए, आर्मी रूल बना दीजिए, पार्लियामेंट रखे, आर्मी ऑर्डर बना दीजिए, आर्मी इंस्ट्रक्शन बना दीजिए, सर्कुलर बना दीजिए, बट आप एक ऐसी पॉलिसी चार्टर बनाएं जो कि मिसयूज को रोक दे। इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंटिन्यूअस मिसयूज ऑफ सहायक्स एंड बडीज, और उसी पॉलिसी में ये भी प्रावधान करें, एक तो जो गए उन्हें वापस बुलाएं और जिन्होंने मिसयूज किया उनका इन्वेस्टिगेशन हो। देन इंस्टीट्यूशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एंड फाइनेंशियल रिकवरी, उनसे पैसा भी लो और उनको कोर्ट मार्शल भी करो। कंसिडरिंग बाय द पीएमओ डिफेंस मिनिस्टर टू इवॉल्व नेशनल एथिकल स्टैंडर्ड फॉर सोल्जर डिग्निटी। अब इस बात को मैं ध्यान देना, बोल्ड लेटर में कह रहा हूं, इवॉल्व नेशनल एथिकल स्टैंडर्ड फॉर सोल्जर डिग्निटी। एक सैनिक के सम्मान को सर्वोच्च स्थान पर रखने के लिए जो कानून बन सकता बनाइए। इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन एंड ग्लोबल मिलिट्री प्रिंसिपल, जो दुनिया की फौज में हो रहा है, जो हमारा संविधान में हो रहा है, कह रहा है, और जो सैनिक की डिग्निटी होनी चाहिए, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे कि मिसयूज रुके, जो मिसयूज हुआ वो वापस आए, उनको फाइनेंशियल रिकवरी हो और डिसिप्लिन एक्शन हो। अब आपका जो सवाल है पूछिए, मैं बताता हूँ। नहीं, मेरा तो सीधा सवाल ये है कि जहाँ से परंपरा शुरू हुई उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे? आप इसलिए नहीं कर सकते कि 1750 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी जो क्राउन कंट्रोल करता था, और 1950 में खत्म हो गई। तो ब्रिटिश ने शुरू किया, लेकिन जो ब्रिटिश ने जो खत्म किया वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने खत्म किया। 200 साल तक उनकी पार्लियामेंट का हुक्म हम पर चलता था, अब हम पर हुक्म नहीं चलता है। तो अगर उन्होंने खत्म किया है तो उन्हीं के देश पर लागू होगा, हमारे देश पर लागू नहीं हो सकता। नहीं, हम अपने देश के लिए तो कानून बना सकते हैं ना। एग्जैक्टली तो हमारे अपने देश के लिए कानून कौन बनाएगा? हमारा पार्लियामेंट। हमारे पार्लियामेंट ने कानून बनाया नहीं। उसके बाद में आता है स्टैंडिंग पार्लियामेंट कमेटी ने ये कहा है कि ये बड़े ही सेमफुल है घरेलू काम कराना सहायक। आप कितना जानते हो स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी को, क्या वैल्यू है उसकी? मैं तो उनका स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप आगे की बात नहीं बता रहे हो, ये आपको पता नहीं है। पहली बात तो दे आर ओनली रिकमेंडेटरी, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, हुक्म नहीं दे सकते। हाँ, रिकमेंड ही किया उन्होंने, रिकमेंड किया, और ऐसा नहीं है कि उसको वो बाइंडिंग भी है रिकमेंडेटरी, लेकिन उस कमेटी का जो जवाब आया था मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से, वो क्या आया था पता आपको? वो आपको नहीं पता। उन्होंने लिख के दे दिया कि कमेटी को मालूम ही नहीं कि फौज में कैसे कैसे लड़ाई लड़ते हैं, सहायक का क्या मतलब है, और उसके बाद वो कमेटी चुप लगा गई। अगर कमेटी कहते नहीं आप इसको इम्प्लीमेंट करिए तो करना पड़ता। तो इसका मतलब आपकी जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो कन्विंस्ड है कि बेटरमेंट की जरूरत है। पार्लियामेंट में ना एक क्वेश्चन उठा, ना एक्ट रखा, ना जिस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ना अबॉलिश किया आपके पार्लियामेंट। तो पहले आपके कानून बनाने वाले एमएलए एमपी पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव कानून बनाते हैं। आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, आपका पार्लियामेंट बनाता। पार्लियामेंट में आपका केस टेकअप हुआ, उन्होंने कहा कि बेटरमेंट सिस्टम नहीं होना चाहिए, सरकार ने मना कर दिया, उन्होंने मान लिया। तो इसका मतलब ये है कि आपकी सरकार भी बेटरमेंट सिस्टम चाहती है और आपकी पार्लियामेंट भी सिस्टम चाहती है। तो कानून बनाने वाला भी चाहता है और कानून को रखवाला भी चाहता है। अब इसके बाद में बहुत लोग डिसग्रंटल थे, बहुत लोग दुखी थे, पीड़ित थे, कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। सो हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है ये सर्वोच्च है, द जुडिशरी सुप्रीम, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये बेटरमेंट सिस्टम खत्म नहीं होगा, और अब अगर किसी ने मुंह खोला कि बेटरमेंट सिस्टम खत्म करो तो वो 340 और 195 सीआरपीसी 341 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 3 महीने की जेल और 1000 रुपये जमा कराएगा वो। तो ये आपकी पार्लियामेंट ने भी कानून नहीं बनाया, आपकी मिनिस्ट्री भी नहीं चाहती कोई सर्कुलर से खत्म कर दे, और आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये बड़ी सिस्टम रहेगा, तो अब जो कहेगा कि नहीं रहेगा दैट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वो 3 महीने जेल रह के आएगा। तो फिर ये नेवी और एयरफोर्स में भी लागू कर देना चाहिए। हाँ, तो नेवी और एयरफोर्स में लागू कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। हर आदमी की सर्कमस्टांसेस अलग अलग होती है, हर आदमी का अपना
जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अलग रोल होता है। एयरफोर्स को बनाया गया था एयर सुपीरियरिटी के लिए, अगर कोई दुश्मन का जहाज आता है तो हम मिसाइल से मारें या एयरक्राफ्ट से मारें, या हम उसके डीप पेनिट्रेट में होके जाके। एयरक्राफ्ट में कितने लोग बैठते हैं कॉकपिट में, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो जब बैटमैन वहां क्या करेगा सर, एयरफोर्स में भी तो ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी ट्रेंच खोदने होते हैं, जहां जमीन पर रहते हैं, हमेशा हवा में ही नहीं होते ना सर। कहाँ खोदते हैं? जहां वो एयरफोर्स का कोई रोल नहीं है कि वो इन्फेंट्री की तरह से गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़े। सर गुत्थम गुत्था नहीं, आज आप दिल्ली में भी हैं, दिल्ली में भी वो बने हुए हैं, बेसमेंट बने हुए हैं, बेसमेंट बने हुए ना पक्के। हाँ, तो उस तरीके से एयरफोर्स की भी लोकेशन है, वहां पर फील्ड में रहती है एयरफोर्स, उनको भी ट्रेंच खोदने की जरूरत पड़ती है। कहीं इस बैटमैन सिस्टम से इतने पीड़ित हो कि आप सच्चाई को सुनने को तैयार नहीं, बहुत जिद पकड़े हो उसके ऊपर। एयरफोर्स वाला हवा में बंकर खोदेगा क्या? कॉकपिट में जगह है क्या? सर बैटमैन का क्या मतलब है? बडी सिस्टम टू असिस्ट इन वॉर। अब उस सिपाही के अंदर इतनी अकल है क्या एयरफोर्स वाले के अंदर कि फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर लेगा, ऊपर जाके बम रिलीज कर देगा? नहीं है सर, उसकी जरूरत भी नहीं है। उनके टेक्निकल स्टाफ होता है, वो ओके देता है जब फ्लाइट जहाज जाता है। वो टेक्निकल स्टाफ साथ क्यों नहीं जाता? उसका काम खत्म हो गया नीचे। हाँ। तो आकाश में काम किसका है? सिर्फ फाइटर पायलट का। तो बैटमैन क्या करेगा वहां? और फिर भी मैं कोई नहीं होता कि कमेंट करने वाला। एयरफोर्स नेवी की अपनी मर्जी है, रखे या नहीं रखी। नहीं, मेरा क्वेश्चन आपसे इसलिए क्योंकि आपने एक लेटर लिखा है और आप इससे पीड़ित हैं, आपने बहुत अच्छे पॉइंट उसमें उठाए हैं, लेकिन आपने एबोलिश वाला पॉइंट नहीं उठाया, क्योंकि जब ब्रिटिश ने खत्म कर दिया, उन्होंने खत्म कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि बड्डी सिस्टम खत्म हो, बड्डी सिस्टम फील्ड में रहे, वो वार में रहे, लेकिन जो घर में पीस स्टेशन में है, मेरा क्वेश्चन उसका है। अगर आप इसका टाइम बढ़ा रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है, समझने वाले समझ जाएंगे। जब भारत की पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया कि बैटमैन सिस्टम नहीं होगा, जो कि लॉ मेकिंग बॉडी है, जब भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और आर्मी ने कोई ऐसा आर्मी ऑर्डर नहीं बनाया कि बैटमैन सिस्टम रोक दिया जाए, जब आप जैसे पीड़ित लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो कोर्ट ने कह दिया कि नो बैटमैन सिस्टम विल बी देयर। अब अगर मैंने जो लेटर लिखा तो मैंने सिर्फ ये लिखा कि बैटमैन सिस्टम अगर है तो उसका मिसयूज रोक दिया जाए, और अगर मैं ये कहता हूं कि इसको खत्म कर दिया जाए तो फिर मुझे भी जेल जाना पड़ेगा 3 महीने के लिए आपके साथ। चलिए सर, इस पर बहुत सारी चर्चा हो गई। अब मैं आपसे एक पर्सनली एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, क्या कोई और रास्ता है कि जो इसको इमीडिएटली खत्म किया जा सके? वेट करो, मैं भारत का राष्ट्रपति बनूंगा, मैं खत्म करूंगा इसको। एक लाइन में, प्रेसिडेंट इज प्लीज टू अबॉलिश। तो क्या ये पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है कि वो बिना किसी की रिकमेंडेशन के इसको एबॉलिश कर सकते हैं? अब आप टॉपिक दूसरा डाइवर्ट कर दोगे। भारत का राष्ट्रपति इस देश का नहीं, आप बनेंगे तो आपको तो हम खत्म कर देंगे, हमारी पावर है। अगर हम डूडी अगर राष्ट्रपति बनेगा तो मैं एक मिनट में खत्म कर दूंगा उसको। तो वो पावर तो आज जो राष्ट्रपति हैं उनके पास भी होगी। आप जाओ, मिलो उनसे, खत्म करा लो, जिसको कष्ट हो जाए। हमें तो सिर्फ इतना नहीं, आप कुछ रास्ता तो बता सकते हैं? सिर्फ डूडी कर सकता जब राष्ट्रपति बनेगा तब, या फिर भारत का पार्लियामेंट कौन। तो साथियों, अभी आपने सुना कर्नल रण सिंह डूडी साहब को। पहले बैटमैन सिस्टम होता था, फिर सहायक सिस्टम और बड्डी सिस्टम, उसके ऊपर जो लेटर लिखा है, बहुत ही अच्छा एक लेटर लिखा है। मैंने भी बहुत काफ़ी तीखे सवाल पूछे, लेकिन लेटर वाकई बहुत अच्छा लिखा है कि बैटमैन का सहायक बड्डी सिस्टम का मिसयूज नहीं हो। जो अफसर्स बाहर चले जाते हैं पोस्टिंग आउट, उनके साथ इमीडिएटली बैटमैन सिस्टम को विड्रॉ कर लिया जाए। अगर वहाँ पर फिर भी हैं तो उनसे उसके खर्चे की रिकवरी की जाए। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत ही काबिल तारीफ है, अच्छी लिखी गई है। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। फिर मिलेंगे किसी मौके पर। आपके इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।